अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार एक अरसे से किया जा रहा था, ये अरसा महदूद नहीं है, एक लंबा अरसा है। 8 साल तक ये केस चला और 1 महीने से जायद ये फैसला महफूज भी रहा। इसका इंतजार तो किया जा रहा था बेताबी से दोनों जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि फैसला ऐसा ही आ सकता है, लेकिन नजम सेठी साहब जिन्होंने कल ये करार दे दिया था कि फैसला सख्त आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इब्तिदा में ये फैसला नर्म लगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि इस फैसले से कुछ नहीं निकला, पहाड़ खोदा गया, चूहा निकला, या हम सुरखरू हुए, इस जैसे बयान दिए गए कि 8 साल तक इस केस से कुछ निकालने की कोशिश की गई लेकिन नहीं निकला। नजम सेठी साहब तवातर से प्रोग्राम्स में इस केस का तस्करा पीटीआई के हवाले से करते रहे हैं। उन्होंने इस केस के हवाले से एक अरसा पहले क्या प्रेडिक्ट किया था, पहले उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ये होगा कि फॉरेन फंडिंग हुई है, एक। दूसरा, ये फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिटेड थी, ये होनी नहीं चाहिए थी। तीसरी, ये कि उसको डिक्लेयर नहीं किया गया पूरा। चौथा, ये कि उसके अकाउंट्स नहीं दिए गए। पांचवा, ये कि उसको छुपाया गया। और छठा, ये कि कम से कम इतने करोड़ या अरब रुपए की घपले हैं। जी। ये तो सारी चीजें पहले भी इस्टेब्लिश हो गई हैं, अब वो फॉर्मल तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएंगी। उसके बाद आएगी कि जी सजा क्या देनी। वो केस जाएगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रेकमेंड करती है, उसके बाद जो एक्चुअल केस जो रेफरेंस बनाती है एडमिनिस्ट्रेट, गवर्नमेंट। हाँ, जी। वो फिर बनाती है हुकूमत। उसमें ये फाइन ये करेंगे कि जी इतने अरब रुपए इनके जो थे, जो पकड़े गए हैं, वो फाइन होगा, वो डिपॉजिट करें, क्योंकि वो इलीगल फंडिंग थी। और मेरा ख्याल है कोई बैन वैन नहीं होगा, कोई खान साहब के ऊपर ठा करके कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा, फाइन होगा और वार्निंग होगी और इस किस्म की कुछ चीजें होंगी। इससे ज्यादा मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाएगी। उसके बाद हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या केस बनाती है, और वो केस बना के फिर अगर इससे ज्यादा उन्होंने बैन करानी है पार्टी को, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, पूरी पूरी एविडेंस लेके, और सुप्रीम कोर्ट के आगे रखनी पड़ेगी। सेठी साहब, हर्फ बहर्फ यही हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने जो उसके ज़िम्मे काम था उसके मुताबिक तो पूरा काम करके एक आउटलाइन दे दिया है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने आगे का कोर्स लेना है, लेकिन जो बहस चल रही है वो ये है कि फ़ॉरेन और फॉरबिडन फंडिंग में क्या फ़र्क है। फ़ॉरेन रेमिटेंसेस से हमारा मुल्क चलता है, उनसे आने वाले पैसे ममनुआ कैसे हो सकते हैं, फिर सर्टिफिकेट और बयान हल्फी एफिडेविट में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर सारी बहस इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जबकि दूसरी तरफ हमने आज सारा दिन जो हुकूमती रहनुमा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक के बाद एक देखी। दोनों जानिब जो हैं इसे अपनी अपनी फतह करार दे रहे हैं। आपके ख्याल में ये किसकी जीत है और किसकी हार, आज का इलेक्शन कमीशन का ये फैसला? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी हद तक जो पनिशमेंट दे सकते थे, सजा दे सकते थे, जो एक झटके में वो उन्होंने दे दिए। मगर जो उन्होंने जजमेंट लिखी है इतनी लंबी चौड़ी, उसके अंदर उन्होंने इतना कुछ डाल दिया है कि अब उन्होंने ये कहा कि अब हुकूमत पे और प्राइवेट पार्टीज पे ये डिपेंड करता है कि उसमें से कौन सा मवाद वो उठाते हैं और कानून और आइन के मुताबिक इमरान खान का पीछा करते हैं और पीटीआई को हॉल अप करते हैं। इसमें ये जो आपने सवाल ये पूछा कि फॉरेन फंडिंग क्योंकि और प्रोहिबिटेड फंडिंग में क्या फर्क है, दरअसल आइन और कानून बहुत क्लियर है इसके ऊपर, और पीटीआई इसको पहले दिन से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद कि वकला हजरात ने और कमेंटेटर्स ने बड़े वाज़ेह तौर पे क्लियर किया है जी। कि फर्क क्या है, और इलेक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर वजाहत की है। मैं फिर एक दफा बता दूं, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल फंडिंग कर सकता है, उसको भी फॉरेन फंडिंग है, मगर वो प्रोहिबिटेड नहीं है, वो ममनू नहीं है वो। मगर अगर कोई बाहर का नेशनल वो अगर कोई फंडिंग करे जी। तो वो ममनू है कानून के मुताबिक। तो अगर कोई पाकिस्तानी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से आपने जिक्र किया कि जी रिमिटेंसेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं रिमिटेंसेस, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इनफैक्ट वो जो कानून है वो तो फर्क है कि वो रेमिटेंसेस क्या, कोई भी पाकिस्तान पैसा भेज सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसको कहते जी। हैं। मगर ये कहना कि
कि फॉरेन फंडिंग नहीं हुई, फॉरेन फंडिंग तो हुई है। आ, अबू धाबी के शेख ने भी की है, जी। और लोगों ने भी की है जो कि पाकिस्तानी नहीं है, हम्म। और उसकी सारी वजाहत इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में आ गई है। तो वो प्रोहिबिटेड है, वो फॉरेन फंडिंग है, वो प्रोहिबिटेड है, हम्म। वो ममनू है, वो नहीं कर सकते। और अगर वो करें तो इनको लेनी नहीं चाहिए, इनको रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी। तो ये अब लंबी चौड़ी कहानी खींच रहे हैं कि जी हमें क्या पता किसने क्या दिया क्या नहीं दिया। दरअसल यूएसए में जहां से ज्यादातर फंडिंग आई है, या जहां से भी आई है, जो ये फंडिंग करते हैं वो डिस्क्लोज कर देते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज को हम्म। या यूएस अथॉरिटीज को, उनके कानून के मुताबिक, जी। कि हमने ये फंडिंग फलानी फलानी की है। हम्म। तो उससे पता चल जाता है कि वहां के कानून तो नहीं रोकते किसी को पैसे भेजने में, अमेरिका के बाहर या बरतानिया के बाहर, हम्म। मगर हमारा जो कानून है पॉलिटिकल पार्टीज का जिसके साथ ताल्लुक है, वो रोकता है। वो कहता है कि अगर किसी फॉरेन नेशनल ने भी जी। कोई डोनेशन दी है तो वो भी नहीं एक्सेप्ट की जा आर्टिकल सकती। 6 है ये। जी। हाँ, तो ये जान के ये पीटीआई वाले पहले दिन से इसको कह रहे हैं ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस नहीं हम्म। है। तो ये है, ये फॉरेन फंडिंग केस उस हद तक जिस हद तक वो फंडिंग जो ममनू है, हम्म। फॉरेन फंडिंग वो भी है जो ममनू नहीं है। और हो सकता है इसमें बहुत से ऐसे केसेस हैं, ज्यादातर शायद यही हो, छोटे केसेस जो हैं, कि जो वो फंडिंग है जो ममनू नहीं है, जी। पाकिस्तानियों ने, डॉक्टरों ने, इन उन लोगों ने किया। हम्म। मगर जो इजराइलीज ने किया या दुबई वालों ने किया या इंडियंस ने किया, या तो वो तो ममनू है। जी। तो और वो उसका तो पूरी मनी ट्रेल जो है वो बाहर इलेक्शन कमीशन ने जो और स्टेट बैंक के जरिए जो तफ्तीश की है वो तो उन्होंने सामने कर दी है। जी। तो एक तो ये कि ये जान के कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। मगर इन्हें अंदर से इन्हें एहसास है कि ये एक स्पिन तो दे सकते हैं, मगर जब ये हम्म। अदालतों में जाएगी, जैसे इलेक्शन कमीशन में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, हम्म। इतनी लंबी चौड़ी फरिस्त है, और कि इतने लोगों ने किया जो कि ममनू थे, वो कर नहीं सकते थे, उन्होंने किया, उन्होंने लिया। जी। इसके अलावा और भी बड़े इश्यूज हैं इसके अंदर। हम्म। गालबन अब हुकूमत ने ये फैसला करना है कि कानून के मुताबिक इस फैसले के अंदर जो चीजें, इंफॉर्मेशन जो दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को हुकूमत ने कैसे इस्तेमाल करना है। और उसमें बड़े वाजे तौर पे आइन के अंदर ये लिखा है, मैं आपको बता दूं कि हुकूमत जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जी। कर सकती है अगर करना हम्म। चाहे, हम्म। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि यहाँ ममनू फॉरेन फंडिंग हुई है जो कि एस्टैब्लिश हो गई है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर, ये उसकी प्रूफ है। और हम इस पार्टी को बैन करते हैं हम्म। ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ, जी। बैन करते हैं। हम्म। इसका एक गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं कि ये बैन हो गई पार्टी, ये हम्म। इलेक्शन कमीशन की इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने बैन कर दी। इसी तरीके के साथ ये कि सारे जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो सारे स्टैंड डिस्क्वालीफाइड जी। अकॉर्डिंग टू द कानून। कानून ये भी कहता है। जी। ये जब कर देंगे, उसके बाद इन्होंने रेफरेंस भेजना है टू द सुप्रीम कोर्ट जी। कि हमने ये कर दिया है, इसको आप इसके ऊपर मोहर लगाएं आप। जब हम्म। तक सुप्रीम कोर्ट मोहर नहीं लगाता, इनकी जो नोटिफिकेशन है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। हम्म। फिर ये जाएगा, ये रेफरेंस बन के सुप्रीम कोर्ट जाता है, जी। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये फैसला करना होता है कि जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जो किया है हम्म। वो सही किया है अकॉर्डिंग टू द एविडेंस या नहीं सही किया। अच्छा। अच्छा, गवर्नमेंट के पास 15 दिन है जिसके अंदर अंदर उन्होंने ये बना के भेजना है रेफरेंस, हम्म। और नोटिफिकेशन भी निकालना है। ठीक है। गवर्नमेंट रेफरेंस पहले भेज दे, नोटिफिकेशन बाद में कर दे, वो और बात है, मगर आइन के अंदर ये जो कानून है इलेक्शन कमीशन का बड़ा क्लियर है कि आप फौरन नोटिफिकेशन इश्यू करें, गजट में छापें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रेफर करें फॉर अप्रूवल। जी। तो अब सूरत हाल ये, इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर एक शिक है अकॉर्डिंग टू द कानून, वो ये है कि ये जब ये एमएनएज और एमपीएस को डिस्क्वालीफाई करते हैं एक झटके के अंदर ही, हम्म। तो बाय दिस नोटिफिकेशन, तो वो उस वक्त तक रहते हैं एमएनएज एमपीएस जब तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उनके खिलाफ नहीं आ जाती। हम्म। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट का रेफरेंस को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएनएज एमपीएस जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं। हम्म। अलबत्ता इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्लॉज है, वो ये है कि अगर कोई एमएनए और एमपीए चाहे इसके दौरान जबकि केस सुप्रीम कोर्ट में है, अगर वो चाहे और वो खुद रिजाइन कर दे प्रोविंशियल से या नेशनल से, असेंबली से, हम्म। और वो खुद रिजाइन कर दे,
तो फिर उसके ऊपर कानून लागू नहीं होता, वो अगली इलेक्शन जो है जब भी होगी वो लड़ सकता है। ठीक है। मगर अगर वो सुप्रीम कोर्ट ओके कर दे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, तो हम्म। फिर वो 4 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इसके साथ गवर्नमेंट के पास एक और हथियार आ गया है जी। कि अगर इसके दौरान, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट में ये सारा केस जाएगा, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो एमएनएज और एमपीएस को लालच और प्रेशर डाल सकती है उनके ऊपर, हम्म। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, कि देखिए आप तो फारग होने जा रहे हैं, ये तो पक्का केस है आपके खिलाफ, अच्छा। तो उससे बेहतर है कि आप खुद ही रिजाइन कर दें हम्म। और बाद में आप इलेक्शन लड़ सकेंगे। हम्म। इसके इसका फायदा गवर्नमेंट को ये होगा कि जैसे गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर अभी 11 लोगों को उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली हैं, और वहां बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, और गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर बढ़ गई है, ताकि कल को अगर कोई ये कहे कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें या ये करें या वो करें, तो ये फिक्रमंद ना हो, क्योंकि उनकी उनकी जो तादाद है वो कम हो गई जी। है। और भी ये करेंगे इसी तरीके के साथ, उनको छांटी करेंगे। तो ये ठीक है। तो एक और उनके हाथ में हथियार आ जाएगा कि अगर और भी कुछ एमएनएज या एमपीएस पंजाब के या इधर उधर नेशनल असेंबली में, अगर वो सोचेंगे यार ये 4 साल ये अब फारग होने जा रहे हैं, ये जब इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला सुनाया है ये बड़ा तकड़ा है, और इसके पीछे जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट ने कोई आंख मारी होगी इलेक्शन कमीशन को कि अब निकाल दें, क्योंकि कब से ये जजमेंट रिजर्व्ड है, कब से ये सारा कुछ हमको पता था कि ये होने जा रहा है, और ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये सारे लेकिन इलेक्शन सकी कमीशन साहब, के पास। दूसरी आंख कहीं और ना मारती जाए। आप भी ये जैसे अकबर एस बाबर जिन्होंने तन्हा ये इतने साल जंग लड़ी, वो कह रहे हैं कि आखिरी मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में होगा। यानी वंस अगेन अगर हम कहें फाइनल अथॉरिटी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ही होगी, एक बार फिर 3 रुकनी बेंच या फुल कोर्ट की बहस का आगाज हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन में ही तो हुकूमत ने आगे सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना है, ज़्यादा दूर नहीं है। जी हाँ, मेरा ख्याल है अब बात करनी चाहिए कि गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही होगी, जी। उसके ऊपर कोई प्रिडिक्शंस करनी चाहिए जी। कि जी गवर्नमेंट अब क्या करेगी, और आपका जो सवाल है इसका क्या जवाब और है उससे पहले से गवर्नमेंट के पास के नहीं। शो कॉज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया उसकी क्या अहमियत है? जी वो शो कॉज सिर्फ एक आइटम के साथ उसका ताल्लुक है कि शो कॉज ये नहीं कि जो हमने सब कुछ लिखा है ये गलत है, नहीं, शो कॉज कि हमने आपको कहा कि 1.5 अरब रुपए के करीब आप, मतलब वो फिगर नहीं है मगर चले वो शायद खान अब्बासी साहब ने कैलकुलेट किया है कि हाँ कि जी वो 1.5 अरब रुपए के करीब का घपले है वो। और तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हमें ये बताएं कि ये पैसे आपसे क्यों ना लिए जाए, तो उसके ऊपर ये फिर अगला पिछला आना जाना होगा, और इनको मेरा 15 दिन या पता नहीं इतने दिन ही होते हैं ये शो कॉज का जवाब देने में, मगर और उसके ऊपर कोई नहीं है। बाकी सारी गेम जो है वो अब गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसलिए आपका सवाल जो है वो बड़ा रेलेवेंट है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है जिस तरीके से वहां बेंचेस बनते रहे हैं, और जिस तरीके से इमरान खान के हक में एक टिल्ट रही है, जो कि अब सारी दुनिया में ये मशहूर हो गया कि 3 मेंबर बेंच, 3 मेंबर बेंच, 3 मेंबर बेंच, तो उसकी क्या अहमियत है या क्रेडिबिलिटी है एंड सो ऑन। अब फोकस उधर चला जाएगा, और जैसे ही गवर्नमेंट जो है ये फाइल करेगी अपना रेफरेंस, तो फिर सवाल ये खड़ा होगा कि चीफ जस्टिस साहब कितना बड़ा बेंच बनाते हैं या नहीं। और मेरा ख्याल है वो होगा ये कि गवर्नमेंट की तरफ से और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और मीडिया की तरफ से एक ही आवाज आएगी कि हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इन दिस 3 मेंबर बेंच, और इसलिए मेहरबानी करें फुल कोर्ट बनाएं इस इश्यू के लिए। तो पहले से ही एक डिमांड आनी शुरू हो जाएगी ये आए, और इस वक्त फिर एक दफा प्रेशर चीफ जस्टिस अता बंदयाल के ऊपर आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सी नजरसानी हो रही है कि जी ये किस किस्म के फैसले कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है अब हाल ही में पूरी गिनती हो रही है कि कितने फैसले जो हैं जिसके अंदर ऐसे लगता है कि इंसाफ नहीं दिया गया ऑपोजिशन गवर्नमेंट को या एंटी इमरान खान लॉबी को, और इमरान खान के हक में कैसे सुप्रीम कोर्ट झुकता जा रहा है। मगर ये जो इश्यू है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, वो ये कि इशारा ये बहुत से लोगों ने इसको ये भी देखा है कि ये इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट ने भी इसको ओके किया है, चलिए तो इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का भी हाथ है कि अब थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड की जाए। अच्छा। जिसका कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जाए, अगर इमरान नवाज शरीफ को इकामा के ऊपर निकाला जा सकता तो ये तो और भी ज्यादा सीरियस है, और इमरान खान को भी अब थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि इंसाफ के तकाजे क्या हैं। तो अगर मेरा ख्याल है अगर इसमें ऐसी बात है तो फिर अता बंदयाल साहब को भी सोचना पड़ेगा कि वो अब कहाँ खड़ा होना चाहते हैं,
और कौन से जजेस को साथ लेके चलना चाहते हैं। उनके पिछले ये जब उन्होंने कोशिश की थी कि 5 जज एक हैंड पिक करके कोर्ट को पैक किया जाए, तो वहां भी बगावत हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब बहुत से इश्यूज खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो ये एक किस्म का इम्तहान चीफ जस्टिस साहब का भी आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सेठी साहब अंडू करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले को, जिसमें सादिक और अमीन करार दिया गया था इमरान खान साहब को। तो इस फैसले के बाद आपको लगता है कि वो भी पिट जाएगा बयानिया रियासत मदीना का, सादिक और अमीन होने का? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो और इंडिविजुअल्स भी, और खुसूसन अकबर बाबर साहब भी और हनीफ अब्बासी साहब भी, अब बहुत सी पिटिशंस आएंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर, कि इमरान खान साहब जो है ये ना सादिक है ना अमीन है, और आर्टिकल 60 के तहत इनको अब छुट्टी इनकी कराई जाए। क्योंकि बहुत से इसमें ऐसे रेफरेंसेस हैं इस जजमेंट के अंदर के इन्होंने ऐसी जगह पे अपने दस्तखत किए हुए जहां गलत बयानी हुई हुई है। वहाँ छोटी छोटी चीजें ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये एफिडेविट जो थी ये स्वॉन एफिडेविट नहीं थी, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो इसकी तो कोई अहमियत नहीं होती, वो तो एक ऑडिटर्स हैं, उन्होंने कह दिया था ठीक है, तो खान साहब ने आंखें बंद करके साइन कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस किस्म की बातें अब पीटीआई वाले कर रहे हैं। मगर बात यह है कि इतना वजनी एविडेंस है और बाकी इश्यूज के ऊपर, अब उसमें मैं अब क्या जाऊंगा, लोगों ने पढ़ लिया होगा या आप उनको बता सकते हैं कि ये इतना पैसा जो आया है ये गया कहाँ। यहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगी, यहाँ वो नैब कर सकती है या वो एफआईए कर सकती है, फिर नैब या एफआईए वो भी कर सकती है कि वो लोग 4 इंडिविजुअल्स जिनके जरिए बहुत से पैसे आए और उन्होंने उनके अकाउंट्स के अंदर, और उन्होंने आगे पैसे जो हैं वो इमरान इस्माइल और असद उमर और इस किस्म के लोगों को, और वो अपने जो एक्स स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के पीटीआई के असद कैसर साहब, उनके जरिए पैसे दिए। और उनमें से कम 2 शख्स तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें आए, हमें पूछे, हम अभी बताते हैं आपको कि हमने किस किस को पैसे दिए, हमारे अकाउंट्स में ये आए थे और हमने किस किस को पैसे दिए। वो तो मेरा ख्याल है कल ही, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ऐसे है कि उनको हुकूमत उनसे रब्ता करके उनको उनसे तफ्तीश उनकी शुरू हो जाएगी और उनसे बयान ले लिया जाएगा एंड सो ऑन। तो वो तो एक और इशू बनता है ऑफ इलीगल फंडिंग एंड कि वो पैसा कहाँ गया। आप कह रहे हैं कि उसी स्पीड से काम होगा जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुआ। उन्होंने आज हवाला भी दिया अपनी गुफ्तगू में कि हमारे लिए तो व्हाट्सएप पर JITs बन जाती थी। आपको लगता है कि उतनी ही तेजी से ये काम भी होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल तेजी से होगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब धंधनाते रहते हैं और उनकी बड़ी जबरदस्त मीडिया प्रेजेंस है और सोशल मीडिया में खसूसन। और आपने देखा आज भी उनके लोगों ने स्ट्रेट अवे फ्रंट फुट पे आके 2 बातें कहनी शुरू कर दी। सिर्फ सब ने 2 बातें, ये तो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं, हमारा तो जीत गए, चूहा निकला, ये हो गया, वो हो गया। बाद में जाके उनको एहसास हो रहा है कि ओ ये बातें तो ठीक है मगर अब गले पड़ने वाली है। फिर आपने देखा हुकूमत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया और PDM की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया। ऐसे है जैसे कि एकदम वो भी जाग उठे हैं कि यार ये मौका है अब। तो आपने पता नहीं सुना होगा, आपने जाहिर है यू आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग, बताइए कितने गवर्नमेंट के और PDM के लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और कैसे फोकस हो गया सारा कुछ। और मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त गवर्नमेंट की लीगल टीम जो है उसको वो बैठ के और ये सोच रही है कि किस तरीके के साथ आगे बढ़ा जाए, कौन कौन से केसेस बनते हैं, कैसे कैसे बनेंगे, कौन करेगा, किधर जाएंगे, FIA, NAB, लॉ डिपार्टमेंट एंड सो ऑन, इंटीरियर मिनिस्ट्री, और जाहिर है जी वजारत दाखिला और वजारत कानून को ये केस भेज दिया गया है, ये फैसला। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत बिल्कुल अब अलर्ट होगी, क्योंकि ऐसा मौका उनको वो मेरा ख्याल है दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से जी हुआ है। हाँ। अब हमने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। आपने सुनी है मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आज बात की है, वो भी आप सुना सकते हैं लोगों को। जी जी बिल्कुल। पता नहीं आपको इजाजत है या प्रोग्राम में ऐड करेंगे। बिल्कुल, वो टेलीविजन पर उनकी मीडिया टॉक तो नशर होती है, शायद उनके खिताब पर अभी भी पाबंदी बरकरार है। आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से आया। पनामा के हवाले से भी उस वक्त के सदर साहब ने यही फरमाया था कि अल्लाह की तरफ से आया। बहरहाल आज
आज अच्छे खासे तकरीबन 17-18 के करीब हुकूमती रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसी बाबत, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या कर पाएंगे, इसको कैसे ट्रीट करेंगे अपने हक में, आने वाले दिनों में मालूम होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पर 2 पिटिशंस की जाएंगी। तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से बात हो रही है और सेठी साहब ने बताया हमें कि फ़ैसला तो कानूनी निकात के मुताबिक है, लेकिन इसके सियासी असरात भी हो सकते हैं और कहाँ कहाँ ये मामला कैसे जाएगा, इसी पर बात आगे बढ़ाएंगे। और सेठी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 से 3 दिन में पिटिशन दायर करने जा रहे हैं। एक ये कि तौहीन अदालत की है इलेक्शन कमीशन ने कि सभी पार्टीज़ का एक साथ फैसला नहीं सुनाया गया, और दूसरी दरख्वास्त होगी इलेक्शन कमीशन के फैसले में जो कानूनी गलतियाँ की गई हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको बेस बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक सर्टिफिकेट और एफिडेविट की बहस भी है और इसके अलावा दीगर मामला भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस हद तक इन्हें रिलीफ मिल सकता है और वो कैसा होगा? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरा ख्याल है कानून के मुताबिक तो कोई खास कुछ नहीं कर सकता, कोई स्टे वे तो दे नहीं सकता, बिकॉज ये मामला बड़ा क्लियर है कि अब हुकूमत के हाथ में है और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फिर वहां ये तय होगा। तो ये हाथ पैर मारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने 7 साल भी हाथ पैर मारे हैं कि किसी तरीके से इसको रोक दिया जाए, तो वो करेंगे। मगर सारी दुनिया देख रही है अब कि अदालतें जो हैं इस वक्त किस तरफ झुकाव है उनका, इंसाफ की तरफ या पीटीआई की तरफ। तो ये अब इतना आसान नहीं होगा कि इनको कोई रिलीफ मिले। अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट तो खैर 15 दिन के अंदर अंदर ये पूरा महाज बना के भेज देगी पलंदा, और मगर ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फौरन फैसला कर देगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगा जो कि उड़ा देगा पीटीआई को। अच्छा। और बिल्कुल बैन ही कर देगा एक पॉपुलर पार्टी को। तो मेरा ख्याल है ये अब इसी 100 किस्म की चीज चलेगी, मगर पीटीआई अब डिफेंसिव पे होगी। पीटीआई के सर के ऊपर एक तलवार लटक रही होगी और ये कुछ अरसे के लिए चलेगा ऐसे ही, और खान साहब को भगाया जाएगा कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी इधर कभी उधर, जो वही सिलसिला होगा जो कि खान साहब ने नैब के जरिए और FIA के जरिए उस वक्त की ऑपोजिशन को किया था। लोगों को जेलों में डाल रहे थे, बेलेंगे हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और सारा वक्त यही अफरा तफरी खान साहब ने की हुई थी। अब ये हुकूमत की कोशिश होगी कि पीटीआई के ऊपर भी उसी किस्म के अफरा तफरी क्रिएट की जाए कि भागो भागो, और इसमें ऐन मुमकिन है कि खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जाए किसी न किसी सिचुएशन में। ये बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने सेठी साहब ये कहा था कि सियासी अदम इस्तेहकाम हो सकता है जिसका नतीजे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। जुमेरात को जो एहतजाज होने जा रहा है, ऐसी फिजा बनेगी या आप इससे मुख्तलिफ देखते हैं? नहीं, अगर खान साहब अब कोई बड़ी अग्रेसिव फिजा बनाने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट बड़ी टफ होगी। अब गवर्नमेंट को बड़ी अब सिग्नल मिल गया है कि गो पड़ जाओ। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है, ये छोटी सिग्नल मिलने पर कार्रवाई करना ठीक होगा? माजी में इन जमातों ने भी वही कुछ भुगता है, अपनी माजी से सबक नहीं सीखेंगी? सिग्नल का मतलब ये होता है अब अगर वो क्रैकडाउन करेंगे तो उनके पास सारे कानूनी हरबे होंगे, कोई उनके रास्ते में रुकावट नहीं होगी, इसका ये मतलब है। अच्छा, नहीं आपने कहा ना एस्टेब्लिशमेंट ने शायद आंख मारी है, मैं उसकी बुनियाद पे कह रही थी कि पीटीआई वाले। बात ये है कि आप एक हकीकत को पहचाने ना जी। हकीकत को पहले अगर मैं कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने आंख मारी थी कि नहीं निकालना केस 7 साल चलाना है 3 इलेक्शन कमिश्नर आए और गए, तो अब अगर इलेक्शन कमीशन अब अगर उन्होंने आंख मारी है कि यार हम नहीं इंटरेस्टेड, आप जो चाहे मर्जी न्यूट्रल हो गए, तो उन्होंने न्यूट्रल हो गए। तो अब वो आप देखिए एक तकड़ा इलेक्शन कमिश्नर आया, उसने कहा कि बस फिर आप हटे, मैंने जो अपनी कार्रवाई करनी है मैं करता हूँ, उन्होंने कर दी। और 7 से 8 साल के उसी अरसे में इमरान खान साहब ने 3.5 साल के करीब वजारत उज़्मा भी इंजॉय कर ली जब ये तहकीकात चल रही थी। जो इमरान खान साहब का बयानिया है, इमरान खान साहब की एबिलिटी है कि वो किसी भी बात को या फैसले को अपने हक में इस्तेमाल करने में महान है, इसको भी वो कर लेंगे अपने हक में या पिट जाएगा उनका बयानिया एहतसाब का और करप्शन के खिलाफ? नहीं, देखिए खान साहब का जो बयानिया है वो एक हकीकत है, मगर बयानिया जो है वो सारा झूठ है। मगर आपकी आवाम जो है उसको वो की गई है, और वो इसीलिए खान साहब को कहते हैं टेफलॉन मैन। मतलब है इनके ऊपर जो भी आप फेंकते हैं वो स्टिक नहीं करता, वो ऊपर से वाटर फिसल जाता है जी, फिसल जाता है। तो अब बात ये, और इसी तरीके के साथ जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर आप जो फेंकते थे, नहीं भी जो फेंकते थे वो स्टिक हो जाता था। वो एक पूरी एक बयानिया बना हुआ था ना, एक
प्रोपेगेंडा बना हुआ था। इसीलिए आज बड़ी एक अहम बात हुई कि खान नवाज शरीफ साहब ने जो बात की, जो मैंने सुनी है, वो ये कह, वो उन्होंने इसके ऊपर तबसरा तो किया कि जी उसने ये किया, ये किया, ये किया, मगर फिर उन्होंने अपना हवाला दिया कि उनके साथ क्या हुआ था, किस तरीके के साथ उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो हकीकत तो ये है ना कि उनको तो किसी रीजन के बगैर फैसला पहले से हुआ था कि इनको पॉलिटिक्स से निकालना है, इमरान खान को लाना है, और उसकी वजह से उनको निकाल दिया गया। यहाँ तो बिल्कुल ही एक और सिचुएशन हो गई है ना। यहाँ तो सिचुएशन ये है कि इतना एविडेंस इकट्ठा हो गया है कि इन्होंने घपले जो किए हैं, तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो फिर इमरान खान नहीं बचते। अब सूरत हाल ये है कि फिर आगे क्या होगा। अच्छा। नवाज शरीफ साहब को फारग कर दिया गया, क्या इमरान खान साहब को भी फारग कर दिया जाएगा? तो फिर अगर फारग कर दिया गया नवाज शरीफ साहब को और इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब के पीछे तो मरियम भी है और शहबाज साहब भी है, एक पार्टी है, वो बिल्कुल कोई इशू नहीं है उनके लिए। ठीक है, मगर इलेक्शन होगी तो इशू बनेगा, नवाज शरीफ साहब की शमूलियत जरूरी होगी। मगर इमरान के पीछे तो है ही कुछ नहीं, ना असद उमर चला सकता है, ना कोई और इस पार्टी को चला सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं? ना बिल्कुल नहीं। वोट इमरान खान साहब का है ना, और क्या, और कोई नहीं चला सकता। अब बात यह है कि, और फिर देखना यह है कि इमरान खान साहब के साथ करते क्या है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे मुल्क में ये हुआ है कि जब इस किसी भी सिचुएशन आ जाती है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट, अदालतें कोई रास्ते निकालती हैं और सियासी जमातें भी बैठ के फिर कोई रास्ते निकालती हैं। तो मेरी तो यही उम्मीद होगी कोई रास्ता निकाला जाए जिसमें नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो, इमरान खान साहब को नाअहल ना करार दिया जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाए जिसके अंदर रूल्स क्लियर कर दिए जाए और एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और उसके बाद फिर जिसको पावर देनी है वो पावर दी जाए। अदलिया इंसाफ, अदलिया के ऊपर पार्लियामेंट को हावी होना चाहिए। अदलिया की ये जो जिस किस्म की आजादी अदलिया ने दी हुई, ये आजादी तो नहीं है, ये तो अनार्की क्रिएट कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जो जरदारी साहब करना चाह रहे थे अमेंडमेंट, तो वो बिल्कुल होनी चाहिए, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। और एस्टैब्लिशमेंट भी जो ये हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स करती रही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ इस मोड़ पे खड़े हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ है, और दुनिया कह रही है फेल हो रही है, फेलिंग स्टेट वगैरह। अब अपनी एस्टैब्लिशमेंट को भी पीछे हटना चाहिए, और ये सियासतदानों को भी ये समझना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट के पास और जुडिशरी के पास नहीं भागना चाहिए अपने मसाइल हल करने के लिए। अक्रॉस द टेबल बैठ के जमहूरियत के अंदर जो जमहूरियत के रवाज है और असूल है, उसके जरिए अपने मसले हल करने चाहिए। और अगर एक हुकूमत है तो जो ऑपोजिशन है, इट्स अ लॉयल ऑपोजिशन। ये नहीं है कि इट्स अ हॉस्टाइल ऑपोजिशन, इट्स अ लॉयल ऑपोजिशन। ऑपोजिशन को इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर उनको जो हैसियत दी गई है, वो ये दी गई है कि यू आर द गवर्नमेंट इन वेटिंग, आप अगली हुकूमत आपने बनानी है, इसलिए उनकी एक लिजिटिमेसी है और कानूनी तौर पे। यहाँ तो बिल्कुल उनको तो समुद्र में फेंकना चाहते हैं। जो हुकूमत आ जाती है ऑपोजिशन को, वो कहती है समुद्र में फेंक दें। मियां नवाज शरीफ साहब एक जमाने में मोहतरमा को समुद्र में फेंकना चाह रहे थे, एक जमाने में बेनजीर भुट्टो साहबा इनको ज़िया के बच्चे करके जेलों में डालना चाह रही थी और गिरफ्तारियां हो रही थी, और यही सिलसिला चलता रहा है। फिर एक वक्त आया कि बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब ने बैठ के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, मगर वो मोहतरमा के जाने के बाद वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चला। तो ये इनकी शॉर्ट साइटेडनेस है कि ये भागते हैं पावर लेने के लिए, और उसके अंदर सारे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको पांव नीचे दब। तो लेसन ये है ना कि आप हुकूमत में हो या अपोजिशन में, जो सियासतदान है वो एज अ टूल यूज होते हैं, और अभी भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है सेठी साहब। लेकिन मीनवाइल जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो इस मामले को आपने कहा कि इमरान खान साहब जो कि ज़मानतें लें या पेशियां भुगतेंगे, जो पहले उन्होंने किया अपने मुखालिफ सियासतदानों के साथ, वैसा ही होगा। ज़मानतें वो पहले ही ले रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में। आप इस केस को नवाज शरीफ साहब के केस के हम पल्ला करार दे रहे हैं, तो ये ना हो कि एक दिन 62(1)(f) को ख़त्म करने के लिए, ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जा रही हो, वो एक पिटिशन लेके जो कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कहीं पड़ी रह गई, एक जा ही रही थी इस शिक के हवाले से। कुछ पता नहीं आगे क्या होगा, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हालात हैं इस वक्त। एस्टैब्लिशमेंट के अपने इंटरेस्ट हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन पावर्स के अपने इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसकी अब बात हम कर सकते हैं। खान साहब को भी कुछ सबक सीखने का वक्त आ गया है। नवाज शरीफ साहब ने तो बहुत से सबक सीख लिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये एक वाटरशेड है पाकिस्तान के लिए
जैसे मैंने कहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जिंदगी, और ये खान साहब को ये जजमेंट जो है कबूल करनी पड़ेगी, और इसके बाद नताइज इसके जो है वो खतरनाक हो सकते हैं या जमहूरियत के लिए अच्छे भी हो खान सकते साहब हैं। की मगर ये मकबूलियत को अब डेंट पड़ेगा सेठी साहब? खान साहब की मकबूलियत जो है उनके वोट बैंक के अंदर तो थोड़ा डेंट पड़ेगा, ज्यादा बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। मगर उनका जो ये जो है ना, जिस तरीके से वो धन धन आ रहे हैं और हम्म। सहारा लेते रहे हैं पहले एस्टेब्लिशमेंट का अपने मकासद पूरे करने के लिए, और फिर अब जुडिशरी का, ये फारग हो जाएंगे यहाँ से। ये अब इतना ओपनली इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। फिर आपको पता चलेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। और खान साहब जो है वो जो एक अम्ब्रेला लेके फिरते थे बारिश से बचने के लिए, अब गीले होना पड़े। वैसे सेठी साहब इंटरेस्टिंग है कि जो फार्मूला आप थोड़े अरसे पहले देते हैं, थोड़े अरसे के बाद जो सियासी मामलात होते हैं वो उसी केमिकल इक्वेशन पे चल रहे होते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे तो मामला एक जैसा ही होता जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत से अहम मामलात, बहुत से अहम सवाल। वेलकम बैक टू द शो। एक अहम फैसले के सियासी असरात के हवाले से बात हो रही है, तो इस पर दोनों जानिब से जो मुख्तलिफ राय का इजहार किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुलझू हैं और चाहते हैं कि सिस्टम स्टेबल हो। उसमें इरफान कादिर साहब जो कि उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो कवानीन हैं अगर हम उनको मिल के ठीक नहीं करेंगे तो ना तो गवर्नमेंट स्टेबल होगी और ना ही अपोजिशन। सेठ साहब, ये गवर्नमेंट तो एक अरसे से चाह रही है कि मुख्तलिफ मामलात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर बैठा जाए। कुछ इतलात ऐसी हैं कि बैकडोर कॉन्टैक्ट्स हैं और इसलिए ज़रूरी नहीं समझा जा रहा कि इमरान खान साहब बात करें, इसीलिए उन्होंने नंबर ब्लॉक करने की भी बात की, बाद में कहा कि वो अनब्लॉक हो गए हैं। आपको लगता है कि इसी बात पे इनको बैठना पड़ेगा कि कवानीन अमेंड करें और हुकूमतें स्टेबल बने? खैर है, ये एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है और पाकिस्तान की आवाम भी यही चाहती है कि अब खान साहब जो है अपने घोड़े से उतरें और बैठ के ये सिस्टम को चलाएं, और ये नहीं कि जी मैं किसी के साथ बात नहीं करता, मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो ये जो सब कुछ झटका लगा है ना खान साहब को, अब आप देखिएगा, इससे पहले खान साहब को शक तो पड़ गया था कि अब वक्त आ रहा है, इसीलिए आपने देखा कि असद उमर साहब ने भी कहा कि नहीं नहीं तैयार है, खान साहब ने भी कहा मैं तो तैयार हूँ बात करने के लिए। फिर असद उमर ने कहा चले पहले सेकंड लेवल के लोग जो है वो बैठ के बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कर लेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा ये आएंगे इसकी तरफ। उसकी वजह ये है कि अब चारा कोई नहीं रहा, अब इनको अपने घोड़े से उतर के और जमीन पे पांव रखने पड़ेंगे और पावर शेयरिंग और जिस तरीके से ये मामले चलने हैं वो वैसे करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सही है इरफान कादिर साहब जो बात कह रहे हैं, इसमें वजन है। और मैं समझता हूँ कि आप अगले 2-3 माह में देखिएगा कि ये बैठने के लिए तैयार भी हो जाएंगे और कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसमें जान तब पड़ेगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बात आए। लेकिन सेठी साहब, इकोनॉमिक फ्रंट जिस पर बड़ी परेशानियां थी, उधर से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई है, कम से कम यकीन दहानियों की हद तक कि जल्दी वो जो किस्त है उसका इजरा हो जाएगा और IMF वो किस्त जारी कर देगा क्योंकि पाकिस्तान ने शराइत पूरी कर दी हैं। आज हमने मार्केट का बड़ा पॉजिटिव रुझान देखा, जहां एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फैसले के बाद कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वहां हमने देखा कि पॉजिटिव पॉइंट्स देखे गए। हाँ, पता है ये क्यों हुआ है आपको? क्यों? ये इसलिए क्योंकि अब मार्केट ने ये 3 बातें पहचान ली। पहले तो उनको पता चल गया था कि IMF पक्का हो गया है, क्योंकि जब आर्मी चीफ ने फोन किया था तो उसके साथ आपने देखा बड़ी पॉजिटिव सिग्नल मिला कि आर्मी चीफ ने ये फोन नहीं किया होगा, ये नहीं करना था अगर उन्हें पता होता कि ये कामयाब नहीं होंगे। और अगर इन्होंने किया है और ये कामयाब ना होते तो ये इन्होंने पब्लिक नहीं करना था। तो फोन किया और उसके बाद इतला भी कर दी कि मेरी बात हो गई है, सिग्नल गया, इसका मतलब है कि कुछ तय हो गया और कामयाबी हासिल हो गई है, इसीलिए इसको पब्लिक में के नॉलेज में ले आए हैं वो। और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कह दिया कि नहीं मैंने जब मेरी इजाजत के साथ सब कुछ हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मतलब है कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। तो उसके साथ एक तो आपने देखा 4-5 रुपया जो वो गेन कर गया। हाँ, अच्छा, अब ये तो पहली बात थी। दूसरी बात ये कि ये जो चल रहा था ना सिलसिला सारा कि जी क्या अब इलेक्शन होगी फौरी तौर पे या ये हुकूमत रहेगी, ये जो सारे इकदाम हो रहे हैं मुश्किल, क्या ये रोक दिए जाएंगे और इलेक्शन में चले जाएंगे और इंस्टेबिलिटी हो जाएगी या नहीं होगी, वो सारा मामला चल रहा था। मगर ये जो सिग्नल आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसके पीछे
मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने जो रुकावटें क्रिएट की हुई थी वो हट गए हैं रास्ते में से। तो उससे ये समझ आ रही है लोगों को, इसका ये मतलब है कि अब हम इलेक्शन इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अब इस्लामाबाद के ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। अब अच्छा। वो अपनी he'll be running to save his own skin। हम्म। और वो जैसे मैंने कहा, अब तो वो शायद 2-3 महीने में टेबल पे भी आ जाए बात करने के लिए, और शायद वापस पार्लियामेंट भी चले जाए, एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ मार्केट बड़ी शार्प है, मार्केट ने सिग्नल पढ़ लिया है। वो ये सिग्नल पढ़ा है कि इसका ये मतलब है कि अभी इमरान खान जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था वो कामयाब नहीं होगी। इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं होंगे, और मामला जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आईएमएफ के पैसे आ रहे हैं।